हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 12वीं क्लास में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली किताब में चौथा पार्ट चल रहा है मानव विकास, जिसमें हमने मानव विकास के बारे में बता दिया था, वृद्धि और विकास के बारे में बता दिया था। आज हम बात करेंगे मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं, बताए गए हैं, चारों स्तंभों के बारे में बताएंगे। तो देखिए बच्चों, आगे चलते हैं, बात करते हैं। मानव विकास के 4 स्तंभ। देखिए, जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी समता यानी समानता, सतत पोषणीयता यानी सतर्कता पूर्वक पोषण, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है। ये 4 स्तंभ बताए गए हैं मानव विकास के। समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुँच की व्यवस्था करना है। जितने भी अवसर हैं उनमें समान पहुँच हो। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। यद्यपि ऐसा ज़्यादातर तो नहीं होता, फिर भी यह लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। उदाहरण के तौर पर किसी भी देश में यह जानना रुचिकर होता है कि विद्यालय में वृत्त अधिकांश छात्र किस वर्ग से हैं। तब ऐसी घटनाओं के पीछे कारणों का पता लगना चाहिए। भारत में स्त्रियां और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय में विरत होते हैं। कहने का मतलब, जो पिछड़े वर्ग हैं, उन पिछड़े वर्गों के जो बच्चे होते हैं वो स्कूलों से अभी भी गायब हैं, यानी शिक्षा उनके पास नहीं पहुंच रही है। इससे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुंच ना होना किस प्रकार इन वर्गों के विकल्पों को सीमित करता है। जब इन वर्गों के लिए शिक्षा नहीं पहुंचेगी तो इनके विकल्प खत्म हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। निर्वहन का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। अवसरों की जो उपलब्धता उसमें निरंतरता सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इन संसाधनों में से किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा। तो कहने का मतलब ये है, प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर होने चाहिए सतत पोषणीय विकास के लिए। बालिकाओं का विद्यालय भेजा जाना एक अच्छा उदाहरण है। यदि एक समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय में भेजने के महत्व पर जोर नहीं देता तो युवा होने पर इन स्त्रियों के लिए अनेक अवसर समाप्त हो जाएंगे। उनकी वृत्तिका के विकल्पों में तीव्रता से छटनी हो जाएगी और यह उनके जीवन के अन्य पक्षों को भी प्रभावित करेगा। तो अतः प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए, यानी स्त्री शिक्षा पर बल देना चाहिए। यहाँ उत्पादकता का अर्थ है मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है कि मानव श्रम का उत्पादन कितना होता है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। अतः जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं, ये पहले ही पढ़ चुके हैं। जो लोग हैं राष्ट्रों का वास्तविक धन होते हैं। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। यानी लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं आदि उपलब्ध कराएंगे तो उनकी जो कार्य क्षमता है वह अधिक होगी। यहाँ सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। यानी व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसके पास में बहुत सारे विकल्प होंगे, और विकल्प होंगे तो वो अपनी शक्ति के अनुसार विभिन्न प्रकार के विकल्पों को चुन सकता है। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों के सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। जो पिछड़े हुए समूह हैं, आज भी ऐसे
वर्ग और जातियां हैं जो हमारे समाज में पिछड़े हुए हैं, उनको सशक्तिकरण की आज भी आवश्यकता है। इसके बाद देखिए बच्चों, एक क्रियाकलाप है कि अपने पड़ोस में सब्जी बेचने वाली से बात कीजिए और पता लगाइए कि क्या वह विद्यालय गई, क्या वह विद्यालय में विरत हुई थी, क्यों। इससे आपको उसके विकल्पों और स्वतंत्रता के बारे में क्या पता चलता है। टिप्पणी कीजिए कि किस प्रकार उसकी लिंग, जाति और आय ने उसके अवसरों को सीमित किया है। कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर जो बच्चा शिक्षित नहीं होगा उसके विकल्प भी सीमित हो जाएंगे। अब आता है मानव विकास के उपागम। देखिए, मानव विकास के कई उपागम हैं। तो मानव विकास की समस्या को देखने के अनेक ढंग हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपागम हैं। सबसे पहला है आय उपागम, दूसरा है कल्याण उपागम, तीसरा है न्यूनतम आवश्यकता उपागम और चौथा है क्षमता उपागम। तो कहने का मतलब मानव विकास के 4 उपागम हैं। तो देखिए बच्चों, अब आता है मानव विकास का मापन कि मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है। मानव विकास सूचकांक HDI स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। यानी जो मानव विकास सूचकांक है HDI, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जिनके निष्कर्ष से विभिन्न देशों का एक क्रम बनाता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। यानी ये सूचकांक जो है वो 0 से 1 के बीच का मान होता है, जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, जीवन जीने की आशा। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज़्यादा अवसर हैं। यानी कहने का मतलब लंबी आयु तक जीना। प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करते हैं। पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों यानी युवाओं की संख्या और विद्यालयों में नामांकित यानी नाम लिखे हुए बच्चों की संख्या दर्शाती है कि किसी देश विशेष में ज्ञान तक पहुंच कितनी आसान या कठिन है। संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति कहते हैं। अमेरिकी डॉलर यानी प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं इसको, के संदर्भ में मापा जाता है। इनमें प्रत्येक आयाम को 1/3 भारिता दी जाती है। मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए भारों का कुल योग होता है। स्कोर 1 के जितना निकट होता है मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार हम देखेंगे तो 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर पर है, जबकि 0.268 मानव विकास का अत्यंत निम्न स्तर है, सबसे कम निम्न स्तर है। मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। यह प्रदर्शित करता है कि मानव के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है, यानी मानव के विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें क्या उपलब्धि हुई है। फिर भी यह सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है। इसका कारण है कि यह सूचकांक वितरण के संबंध में मौन है। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। यह सूचकांक मानव विकास में कमी मापता है। यह एक बिना आय वाला माप है। किसी प्रदेश के मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता, प्रौढ़ निरक्षरता दर, स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या, अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या सभी इसमें गिने जाते हैं। प्राय मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी उद्घाटित करता है। मानव विकास के इन दोनों मापों का संयुक्त अवलोकन किसी देश में मानव विकास की स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। मानव विकास को मापने की विधियां निरंतर परिष्कृत हो रही हैं, यानी शुद्ध हो रही हैं, नई नई आ रही हैं और मानव विकास के विभिन्न तत्वों को ग्रहण करने की नूतन यानी नवीन नई विधियों का अनुसंधान हो रहा है। शोधकर्ताओं ने किसी क्षेत्र विशेष में
भ्रष्टाचार के स्तर और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच संबंध ज्ञात किए हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक और सर्वाधिक भ्रष्ट देशों के सूचीकरण पर चर्चा हो रही है। क्या आप मानव विकास स्तर के अन्य संबंधों के बारे में सोच सकते हैं? इसके बाद में बच्चों थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ऊपर रह गया है जो मानव विकास के उपागम दिए हुए हैं, तो देखिए बच्चों इनका विस्तार से आय उपागम का मतलब यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। विचार यह है कि किसी आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा, ये माना जाता है आय उपागम के आधार पर। दूसरा है कल्याण उपागम। यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है, यानी मानव का कल्याण की भावना से देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं हैं, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। कहने का मतलब सरकार के द्वारा मानव का प्रत्येक क्षेत्र में कल्याण करने की भावना इसमें जागृत है। आधारभूत आवश्यकता उपागम देखिए, इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्नों की उपेक्षा की गई और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया। यानी आधारभूत आवश्यकता उपागम में ये कहा जाता है कि मानव की जितनी आधारभूत आवश्यकताएं उनकी पूर्ति हो सके। क्षमता उपागम देखिए, इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुँच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। तो ये बच्चों उपागम हैं। इसके बाद में देखिए ये 1990 का थोड़ा सा कुछ एक प्रकरण दिया हुआ है कि 1990 में प्रतिवर्ष 1990 से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। यह संगठन यह प्रतिवेदन मानव विकास स्तर के अनुसार सभी सदस्य देशों की कोटि यानी रैंक क्रमानुसार सूची उपलब्ध कराता है। मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक UNDP द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक। इसके अलावा ये भूटान का दे रखा है कि भूटान विश्व में अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है कि जिस देश में सबसे ज़्यादा जो परिवार प्रसन्न होगा उसका मानव विकास ज़्यादा होगा। ये भूटानियों ने अपनाया है। भूटानियों ने अपने पर्यावरण अथवा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के अन्य पहलुओं को भौतिक प्रगति और प्रौद्योगिकी विकास से होने वाली संभावित नुकसान को सतर्कतापूर्वक अथवा ध्यान में रखकर अपनाया है। इसका साधारण सा अर्थ है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता हमें विकास के आध्यात्मिक, भौतिकता और गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके बाद में बच्चों अंतर्राष्ट्रीय तुलना, इसको हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।